बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि कल हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात का तीसरा सेशन है। हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठेगी तो मसाइल का हल निकल सकता है। दूसरी जानिब शिबली फराज साहब की जानिब से चेयरमैन सेनेट को खत लिखा गया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के मामले पर पोजीशन की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया गया है। ये ऐसे ही है जी, मुज़ाकरात से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। दूसरी बात ये है कि ये अरेंजमेंट जो भी है, ये तो इसके बारे में मेरे एक तासुरात हैं कि ये पार्टी अलग होके और एक मजबूत किसी मैनिफेस्टो के साथ और किसी प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू आए सामने, तो वो ज़्यादा मुनासिब है। ये तो एक ऐसी अरेंजमेंट है और वो डिलीवर भी नहीं कर पा रहा, इनको खुद भी पता है। वो मुज़ाकरात आगे पीछे 2-2.5 साल 3 साल काफ़ी होते हैं कौमों की सियासत में और उनकी किस्मत पे। अब अगर यहाँ पर यही सिलसिला इतने अरसे से चला, वो ज़्यादा चल नहीं सकता। ये बाइडन दौर का प्रोजेक्ट है और उस वक्त हालात दूसरे थे। अब दुनिया बिल्कुल तब्दील हो चुकी है और नए ख्यालात, नई सोच, नए मामला सामने आ रहे हैं। तो ठीक है, उस ज़माने में ज़ेलेंस्की भी थे, उस ज़माने में और भी बहुत सारे मामला थे। वो वक्त के साथ साथ फिर तब्दील हो जाती हैं, रियासतें आगे निकलती हैं, मुल्क आगे निकलते हैं। तो ये जो है, ये इस मौजूदा जो सिनेरियो है पूरी दुनिया का, ये मैं अमेरिका के साथ लिंक नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के सिनेरियो के साथ ये अरेंजमेंट नहीं चल पा रहा। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सारा मामला जो है वो किसी एक अदारे या किसी एक तरफ हम नहीं डाल सकते ना, पूरा मुल्क है और सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी। सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी, आप देखें ना, सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा होता है, वो फिर जिरगा होता है, फिर ये होता है, वो निपटा रहे हैं। अदालतें जो है उनको अपना काम करना है। इसी तरह जो आपके काबरीन बैठे हैं पोलिटिकल, उनको देखना है ना कि भाई आगे कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मईशत ने किस रुख पे जाना है, ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा, इस तब्दीली आप ये देखें ना, शुरू के 20-25 दिन, 20-25 भी नहीं, 15 दिन आप काउंट करें ना, 1 जनवरी से लेके ये साल आप काउंट करें, इसके 15 दिन हुए अभी। 15 दिन में क्या क्या हुआ है, आप जरा 15 दिन की लिस्ट बना लें। कैलिफोर्निया की आग, जो कि एक कुदरती आफत है जिसको जो अभी तक नहीं बुझ पा रही। कनाडा, ग्रीनलैंड, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बरतानिया की हुकूमत, जर्मनी की हुकूमत, फ्रांस, प्यूटिन के साथ मुलाकात। ठीक है, आप जरा इवेंट्स देखें कि इन दिनों में हुआ क्या क्या है। एक तो हुकूमत वैसे गिर गई ना कनाडा की, तो वो तो फूंक मारी तो वो वैसे ही मुस्ताफी हो गए। और बाकी दुनिया जो है देख रही है कि भाई आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आपके जो हैं वो बैठ के थिंक टैंक सोच रहे हैं कि भाई कैसे आगे लेके जाना है मुल्कों को। अब उसमें ये बातें हैं कि वो जी वो उसने ये कह दिया, मुज़ाकराती कमेटी 4 दिन बाद बैठेगी तो 2 दिन बाद बैठेगी। इतना ना टाइम है दुनिया के पास, ना ये बग झिक के लिए उनके पास ना गौर करने का वक्त है। ये जो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, बस ये आप समझें कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। एक तो देखें, तारीखी वाक़या हुआ है जनूबी कोरिया में, उनके प्रेसिडेंट को सुबह पकड़ लिया। उनकी जो करप्शन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट यून, जो उन्होंने 6 घंटे का मार्शल लॉ लगाया था और जिनकी इम्पीचमेंट हो गई थी और जिनके सदारती गार्ड्स रेजिस्ट कर रहे थे, उनको 4 बजे सुबह पहुंची पुलिस वहाँ पे करप्शन की, और साथ ही उनके हमायती भी पहुंच गए जो अरकान पार्लियामेंट थे 30-40, और कुछ 5-6 घंटे तक बाहर खूब दंगा फसाद होता रहा। आखिर में वो उनको पकड़ लिया। अच्छा, ये एक बड़ा क्राइसिस है क्योंकि ये इम्पीच हो गए थे, इनके पास जो वजीर आजम आए थे वो भी इम्पीच हो गए थे, और इनके वजीर खजाना अब कायम मकाम सदर हैं और अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन उनसे मिला के गए हैं। और साउथ कोरिया है ये, यानी बड़ी मईशत है, बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, और वो इतने बड़े पॉलिटिकल टर्मोइल में चला गया है कि वहाँ के जो सदर हैं, अच्छा, इन सदर की इम्पीचमेंट का फैसला जो है वो होना था एक सुप्रीम कोर्ट में से 9 में से 6 ने शेफ करना था, जो भी। तो वो जो है वो उससे पहले इनको पकड़ लिए करप्शन में पकड़ लिए, और साथ ही वो, अच्छा, इनका बयान रिकॉर्ड कराने की कोशिश हो रही है कि वीडियो में इनका बयान रिकॉर्ड हो,
और ये जो है ये अब उनकी हिरासत में 48 घंटे का वारंट है, वो ख़त्म हो गया तो फिर 20 दिन का और वारंट ले लेंगे वो। तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल है जो खड़ा है यहाँ पे साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया को हम बिल्कुल ये जो ग्लोबल चेस बोर्ड है उसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसकी जो अहमियत है इंडो पैसिफिक में, और जो साउथ कोरिया के हवाले से नॉर्थ कोरिया के हवाले से जो पोजीशनिंग है, और वैसे खुद बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले गए। अच्छा, वो इम्पीच प्रेसिडेंट है, अभी तक फाइनल नहीं है, यानी वो फाइनल तो सुप्रीम कोर्ट ने करना था ना उस इम्पीचमेंट को, तो उससे पहले उठा के ले गई पुलिस और सदारती गार्ड्स, और वो आपस में जो इतने दिनों से चल रहा था तो उठा के ले गए वो। अच्छा, अब दूसरा जो अहम बात है वो हुई है कल जो हियरिंग हुई है, ये आर्म्ड सेनेट की, अमेरिकन सेनेट की जो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी, तो उनके जो कमिंग जो सेक्रेटरी डिफेंस है पैटी सेगसेथ, अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और उनकी हियरिंग हुई है। मेरे ख्याल से 3-4 घंटे की हियरिंग थी, मैंने तो सारी सुनी, और बड़े सख्त सवाल हुए, बड़े सख्त सवाल हुए, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन के हवाले से, और गुंतानामो बे में सर्व किया हुआ है तो जी कि आप टॉर्चर पे यकीन करते हैं, और फिर मुख्तलिफ बातें। इंतहाई सख्त सवालों का जवाब, इंतहाई सख्त सवालों का इंतहाई स्मूथ, यानी किसी जगह पर ये जो है इनके ट्रम्प के जो सेक्रेटरी डिफेंस है, ये किसी जगह पे ना कंफ्यूज ना पैनिक, बिल्कुल स्मूथ इनके जवाबात थे। और इनके ऊपर काफ़ी शदीद इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन ये सबसे कम उम्र सेक्रेटरी डिफेंस होंगे, यानी पेंटागन के चीफ होंगे ये, यानी लॉयड ऑस्टिन की जगह होंगे, और इनके नीचे अब फौज होगी पूरी अमेरिका की, यानी 846 या 850 बिलियन डॉलर का बजट, और पता नहीं कितने मिलियन उनके जो सिपाही हैं और ट्रूप्स हैं। पेंटागन चीफ सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पोस्ट है अमेरिका की, तो वो एक तो सेक्रेटरी स्टेट है और ये अपनी सेक्रेटरी डिफेंस है। तो इनकी जो हियरिंग थी तो उसमें, और ये मेरे ख्याल से 44 या 45 साल की हैं, बहुत कम उम्र है, तो एक तासुर ये गया इनकी हियरिंग अगर आप सुने तो तासुर ये गया कि मुकम्मल तौर पे एक नया पेंटागन वजूद में आ रहा है। अगर आप इनकी हियरिंग को सुने बैठ के, या उसका आधा घंटा भी सुन लें, 3-4 घंटे की हियरिंग का आधा घंटा भी सुने बैठ के, और जो सवाल हो रहे हैं वो उनके जवाबात किस तरह हो रहे हैं, और पहले के भी इंटरव्यूज़ वगैरह देखें इनके, या जो लोग, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल एक मुख्तलिफ पेंटागन वजूद में आ रहा है। और उसने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा कि ये मेरा बिलीफ है, ये मेरी कमिटमेंट्स है, ये मैं एक नया पेंटागन यहाँ चाहता हूँ, ठीक है। और अगर जो है वो कोई कहता है कि मैंने गुंतानामो बे के अंदर टॉर्चर किया या मैंने देखा सब कुछ, तो जो भी लॉज हैं, अमेरिका को फेवर नहीं किया टॉर्चर को, लेकिन फिर अमेरिका को आगे जाना है और हम आगे जाएंगे। और बिल्कुल यानी ये फॉक्स न्यूज़ पे ये बड़ा अरसा इनका शो चलता रहा है, ये फॉक्स न्यूज़ पे वाबस्ता रहे कुछ अरसे, इन्होंने इराक में और अफगानिस्तान में सर्व किया यहाँ पे, और फिर ये गुंतानामो बे, और फिर उसके बाद ये फॉक्स न्यूज़ के एक कमेंटेटर के तौर पे ये फॉक्स न्यूज़ में रहे, और सेक्रेटरी डिफेंस। तो एक तो अंदाज़ा हुआ कि बिल्कुल नई सोच पेंटागन में आ रही है सामने, और पेंटागन की जो सोच है, ये सोच, ये वो टिपिकल जो सेंटकॉम और पैसिफिक कॉम और इधर से उधर, ये उधर आउट ऑफ द बॉक्स एक बिल्कुल सोल्यूशन। इनके अच्छे ताल्लुकात हैं इलॉन के साथ, और जेडी वेंस के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और इलॉन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, विवेक रामास्वामी की जो साथ वो DOGE बनी हुई है, तो ये पेंटागन के ऊपर भी खर्चा वर्चा काटना और ये सारा सिलसिला, और ख़ास तौर पे यूक्रेन की जंग के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। अफ़गानिस्तान में पैसा कैसे ज़ाया हुआ, यूक्रेन में कैसे ज़ाया हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या जंगों वंगों पे, तो ये एक इनकी बातों से नज़र आ रहा, बातों से लग रहा था कि ये बिल्कुल क्लैरिटी है। दूसरी जो आज है, दूसरी हियरिंग इंपॉर्टेंट जो है वो आज है, और आज जो, अच्छा ये मेरे ख्याल से क्लैरिटी हो गई,
ये क्लियर हो जाएंगे। हालांकि वो वहाँ पे जो मैं सुन रहा था कमेंट्री बाद में मुख्तलिफ कमेंटेटर्स की टीवी चैनल्स पे, वो कह रहे थे कि नहीं शायद ना हो, बड़े सख्त सवाल होंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये 20 तारीख को जो प्रेसिडेंट ट्रंप हलफ उठाएंगे तो उनके साथ जो लोग फ़ौरन ही अपना दफ्तर संभाल लेंगे, जो जिनकी कंफर्मेशन हो चुकी होगी सेनेट से, उनमें एक सेक्रेटरी डिफेंस होंगे। तो इनकी सेनेट से मेरा ख्याल है कि क्लियरेंस हो गई है। दूसरी जो क्लियरेंस है वो आज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो होने जा रही है मार्को रूबियो की। मार्को रूबियो जो हैं वो एंथनी ब्लिंकन की जगह 4 दिन के बाद अगले सेक्रेटरी स्टेट होंगे अमेरिका के। 3-4 दिन है, ये सारे लोग आ रहे हैं नए। अच्छा, मार्को रूबियो जो हैं वो, उनकी अगर बायो देखें, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर उनके हम बायो देखें जाके उस पर, जो उनकी सेनेट के हवाले से, ये 2011-12 से सेनेट में ही है, तीसरी दफ़ा सेनेटर ये मुंतखब हुए सेक्रेटरी स्टेट। इन्होंने बड़ा प्राउडली, ये भी बड़े यंग है, ये बड़े यंग, मैंने कहा यंग लोग, बाबूस गए, बाबूस मारे, बाबूस को उठा के फेंक दिया ट्रंप ने कचरे में। ये जो है इन्होंने बड़ा प्राउडली लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े ना अर्ली लाइफ, देखिए ना, ये होता है प्रॉपर अमेरिका में। उसमें अर्ली लाइफ में लिखा हुआ है कि ये एक गरीब घर में पैदा हुए, इनकी फैमिली जो है वो, इनके पेरेंट्स जो हैं इमिग्रेंट्स थे क्यूबा से, और दोनों काम करते थे, मजदूरी करते थे, किन हालात में तालीम हासिल की, किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है इनको। मतलब ये ब्यूटी देखें आप कि मैं वो फलाने लाट साहब का बच्चा हूं जी, और मैं फलाने की औलाद हूं, नहीं। इसने प्राउडली, मार्को रूबियो ने अपनी बायोग्राफी लिखी है, कहां से मैंने जन्म लिया, कहां पे मेरे पेरेंट्स थे, कहां से मैं उठा गया, आगे बढ़ा, पढ़ाई की, ये किया, वो किया। अच्छा, और प्राउडली पूरी अपनी बायो डाली हुई है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, वो जो है जो उनकी सेक्रेटरी डिफेंस आ रहे हैं, वो भी हार्वर्ड से, प्रिंसटन से वो पढ़े हुए। ये नहीं कि वो फॉक्स में ही रहे हैं सिर्फ, ना, वो हार्वर्ड, प्रिंसटन, डिग्रियां विग्रियां वो सारी, पूरा उधर तैयारी, इधर ये। और फिर जो तीसरी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट आज है कंफर्मेशन, ये भी मेरे ख्याल से सेक्रेटरी स्टेट भी साथ खड़े होंगे ट्रंप के 20 तारीख को। और तीसरी जो है वो है जॉन रेडक्लिफ की, वो आज हेयरिंग है। अगर हमारे लोगों को कुछ वक्त मिला करे, हमारे आम लोगों को, तो इनकी इधर हेयरिंग सुना करें, बड़े बड़े मजेदार हेयरिंग्स होती हैं जिसमें कंफर्मेशन होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो है CIA चीफ, CIA चीफ की भी आज है। तो ये CIA चीफ, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी स्टेट, इन सब की जो हेयरिंग्स हैं वो ये कंफर्मेशन होती जा रही है। और ये सारी शख्सियत जो हैं ये अभी तेज़ी के साथ ये अपने ऑफिस से संभाल रहे हैं। अच्छा, स्टीव विटकॉफ हैं, वो अपना काम दिखा गए हैं। ये वो हैं जो कि मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के। और इन्होंने, जो मैंने कहा था कि नेतन्याहू को पकड़ के, मैं कई दिन बहुत दफ़ा ये बात दोहरा चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि नेतन्याहू को पकड़ के, ये इजिप्ट में थे, फिर ये कतर गए, इन्होंने पूरा मामला समझा। ट्रंप ने कहा कि हमास को शामिल करो, जहां भी हमास के लोगों को ढूंढ के लाओ। अच्छा, ट्रंप के बात वही चल रही है कि हमास ये वो आगे पीछे, लेकिन जहां भी बिठाओ, लाके हमास को बिठाओ, इनके साथ करो। इंप्रेशन ऐसा जा रहा था, वो गोलगप्पे खा रहा था नेतन्याहू, उसका ख्याल था कि ये शायद मेरी फेवर में जा रही चीज़, कि ओहो हो पता नहीं क्या हो जाएगा, और क़यामत टूट पड़ेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं हुआ, फलान। उसके बाद वो जो स्टीव विटकॉफ हैं, उन्होंने थोड़ा सा छोटे सा एक ब्रेक लिया, चंद घंटों के लिए वो आए यरूशलेम में आके मुलाकात की नेतन्याहू से, और नेतन्याहू को की वो चितरौल हुई, उसकी तबीयत साफ हो गई। मैंने कहा बच्चों, इसके ऊपर तुम मानोगे और अभी मानोगे फौरन, जो मैंने कल भी बात की थी ना कि नेतन्याहू की प्रॉपर चितरौल ट्रंप के हाथों, मैंने कहा शुक्रिया ट्रंप जो कहा है, प्रॉपर चितरौल उसकी हुई है, ये इसके हाथों। ये तो कल एंथनी ब्लिंकन साहब ने वहां पे एक लंबा चौड़ा जो खिताब किया, जो कल भी हम बात कर चुके थे, स्टेट डिपार्टमेंट चढ़ के मैंने ये किया, मैंने फलां किया, ये अगला पिछला पूरा, ये जो बात की है
इस बंदे ने ये काम दिखाया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने, कल तो हमने हाज की दिखाई थी ना, आज टाइम्स ऑफ इसराइल भी माना है, उसने ये लिखा है कि अरब ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, 8th स्लाइड, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प इनवॉइस स्वाड नेतन्याहू मोर इन वन मीटिंग देन बाइडेन डिड ऑल ईयर। उसकी तबीयत साफ कर दी। 1 साल से लगा हुआ था बाइडेन, ऐसे करो, यूं दौरा हो रहा है, यहाँ आऊंगा, मैं जाऊंगा, वो जनाब उधर एंथनी ब्लिंकन का पता नहीं 50वां दौरा हो रहा है, अगला पिछला दाया। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ को समझा दिया कि आपने ये करना है। अब नेतन्याहू, अच्छा हम करेंगे थोड़ी देर में, अंदर तो प्रेशर बहुत हो गया कि भाई ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये प्रो इसराइल गवर्नमेंट आई, ट्रंप आया और उसने आके आते ही जो है वो ये कह दिए कि ऐसे करो, वो जंग खत्म करने आया है। लेकिन ये जंग इस तरह खत्म करवाएगा वो। अच्छा, अब हमास का वो कह रहे हैं कि जी पहले उन्होंने ऐलान किया इसराइल के ऑफिस ने कि जी हमास की तरफ से ओके आ गया हमें, फिर उन्होंने कहा हमास की तरफ से ओके। अच्छा, हमास की तरफ से ओके कौन कर रहा है जी? ये बड़ी सवाल है ना कि हमास की तरफ से ओके कौन कर रहा है? मोहम्मद सिनवर, याहिया सिनवर के भाई। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि जो कतर में या जो मिस्र में मौजूद हमास की क़यादत है वो ओके नहीं करेगी, इसको ओके मोहम्मद सिनवर गजा से अप्रूवल लो, जो प्रॉपर नुमाइंदे हैं हमास के, उनसे बात करो। मुझे बाद में मत बताना कि जी फलाना आदमी कतर में बैठा था, फलाना तुर्की में था, फलाना इधर था, वो नहीं माना, वो नहीं माना। एक आदमी को हम जानते हैं, उसका नाम है मोहम्मद सिनवार और याही सिनवार का भाई है। वो ओके करता है तो उसको ओके करो। उससे ओके करवाया है हमास की, उससे ओके करवाया है। इसके ऊपर अब वो शोर मच पड़ा हुआ है, रौला पड़ा हुआ है इसराइल के अंदर। वो कि आगे पीछे, अच्छा मान गए, नहीं माने, ये माने। एक बड़ा दर्द भरा इसराइल यहोम ने जो है ना, हयोम ने जो अभी एक सवाल पूछा है, ये 24 स्लाइड, वाई इज ट्रंप पुशिंग इसराइल टुवर्ड अ बैड डील। ये हमसे इतना बुरा मुआहदा क्यों करवा रहा है ट्रंप, ये जुल्म क्यों कर रहा है हमारे ऊपर ट्रंप, ये मुआहदा क्यों, ये कैसा मुआहदा हमसे करवा, क्या मजबूर, क्या करवा रहा है हमारे साथ। अच्छा, उधर जनाब गाड़ियां तैयार हैं इसराइली जेलों में। मरवान बरगूती के ऊपर एक सवाल चल रहा है अभी तक, वो हमास कह रही है और ट्रंप कह रहे हैं कि क्या मसला है, मरवान बरगूती का क्या मसला है, तो कर छोड़ दो, क्या है, एक बंदे के लिए तुमने सारा रोला डाला हुआ है। इस पर इसराइल में और बेचैनी फैली हुई है कि भाई 1 मिनट, पहली बात तो ये 1000 बंदा फ़लस्तीनी रिहा होना है पहले मरहले में, बाद के मरहले बाद की बात है। इसराइल के जेलों से भी मैं देख रहा था, वहाँ पे इसराइल की जेलों में वो गाड़ियाँ, बसें खड़ी हुई हैं और उनके शीशे जो हैं वो स्याह हैं और गारंटी साइन हो रही है कि जो बंदे रिहा हो जाएंगे, कुछ गजा जाएंगे, कुछ मगरबी किनारे जाएंगे, और जिनको 190 या 200 के करीब जिनको उम्र कैद की सजा या 15 साल से ज़्यादा सजा है, वो इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट कई लोगों को लेना नहीं चाह रहा, मगर कह दिया गया कि आपने लेना है तो लेंगे वो। तुर्की तैयार है और कतर भी, देखना यह है कि कितने, लेकिन तुर्की जाहिर है कि ज़्यादा, शायद इनमें से ज़्यादा लोग तुर्की चले जाएं। 190 या 200 ऐसे जिनको उम्र कैद की सजा है। मरवान बरगूती को कई अरब ममालिक भी नहीं चाहते वो रिहा हो, क्योंकि मरवान बरगूती बहुत इस वक्त अगर कोई सबसे पॉपुलर फ़लस्तीनी या यहाँ पे अरब दुनिया में कोई लीडर है तो मरवान बरगूती है। तो सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद तो ज़ाहिर और मकबूलियत बढ़ गई और फिर इतने सालों से जेल में। तो अब सवाल ये है कि इनको ये सारे लीडर्स होंगे, इन्हीं में से लीडर हैं और फ़लस्तीनी है, ये लेबनान के नहीं है, ना ईरान के हैं, ना इराक के हैं, ना सीरिया के हैं, ये फ़लस्तीनी है। अच्छा, और फ़लस्तीनी 1000 बंदा रहा होने, तो वो तो अजीब ही सूरत हाल डेवलप हुई है। बसें खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर जनाब वो मुख्तलिफ जेलों में और उनके शीशे जो हैं वो स्याह किए हुए हैं ताकि वो एकदम सेलिब्रेशन ने शुरू हो जाए। अच्छा, सेलिब्रेशन की एक तैयारी थोड़ी देर पहले कर दी, हूतीज़ ने फिर मिसाइल मार दिया तल अवीव के ऊपर, हूतीज़ ने रौला डाला हुआ है। अब हूतीज़ किस तरह सेलिब्रेट करते हैं इसको, उन्होंने फिर उसको जवाब ही नहीं दिया। इसराइल ने कहा दफा करो, लानत भेजो, मारो जिसने मारना है
हमारा उधर से हूतीस का आया, वो पता नहीं किधर गिर गया तल अवीव पे। हूतीस कहते हैं कि हम रोका ही नहीं, हमारा मिसाइल ज़्यादा ना मार देंगे, लोग मर जाएंगे, उधर डील ही ना ख़राब हो जाए। उन्होंने रोका ही नहीं, वो तल अवीव के बीच में कहीं गिर गया आके। इतना इतना बेजार हुआ है नेतन्याहू कि क्या इस वक्त ये सारा मतलब यही इतने, और 1.25 लाख बंदा शहीद हुआ है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये जो किस्सा है ना, ये डील अगर हो गई, अच्छा अब वो कह रहे हैं कि जी इतवार के दिन से इसके ऊपर कल, अच्छा एक अलामिया आएगा, एक अलामिया आएगा इजिप्ट, कतर और अमेरिका की तरफ से, और अलामिया आएगा, स्टेटमेंट आएगी कि ये ऐसे साइन हो गया, ये हो गया बस, ठीक है। और जो रेड क्रॉस है उसकी गाड़ियाँ खड़ी हैं इस वक्त, अभी जब हम बात करें उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं रफा क्रॉसिंग पे। रेड क्रॉस जो है वो जिम्मेदार है इस बात की कि वो जो यरगमाली हैं 33, उन यरगमालियों को लेके रेड क्रॉस की गाड़ियाँ वहाँ से एंटर होंगी, वहाँ से क्रॉस करेंगी, और फिर वो इसराइल में जाके मुख्तलिफ उनके जो लोग हैं, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके हवाले किया जाएगा। उनका भी बुरा हाल हुआ है, वो भी देखें ना, उनको भी अगवा कर लिया था हमास ने, सब कुछ किया था, वो उनकी कैद में। लेकिन यहाँ से 1000 बंदा जो निकलेगा, अब उसकी उनकी ग्रुप्स इसराइल की जेलों में बन रहे हैं, उनके ग्रुप्स बन रहे हैं, और उसमें बताया तो नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ अरब ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं, क्योंकि फौरी तौर पे उनको शिफ्ट करवाना है वहाँ से। 1000 बंदा अगर रिहा होता है तो वो क्या मगरबी किनारे जाए, कहाँ जाएगा वो, मतलब वो तो पूरा एक पता चला एक नई सूरत हाल क्रिएट हो जाए। तो उसमें एक ये भी बात हो रही है कि उसको प्रॉपर ऐलान होने से पहले शायद बहुत से लोगों को, अभी जैसे हो रहा है ना कि साइन नहीं हुआ, साइन नहीं हुआ, साइन नहीं हुआ, साइन नहीं हुआ, ऐलान होने से पहले ही शायद कुछ लोग शिफ्ट हो जाएं खामोशी के साथ, बजाय इसके कि वो एक साथ 1000 कैदी रहा हों जेलों से, और पता नहीं क्या हालात डेवलप हो जाएं इसराइल के अंदर। तो ये हो रहा है कि जी 50 को भी इधर भेज दो, 40-50 को इधर, वो सारा करवा करवू के मैनेज करके, और फिर एक अलामती तौर पे लोग रहा हों, अच्छा जी कुछ गजा चले गए, कुछ इधर चले गए, उधर चले गए, तो बाकी लोगों को खामोशी के साथ मुख्तलिफ मुल्कों में शिफ्ट करवा दो। कुछ के बारे में कहा जा रहा है विद न्यू पासपोर्ट्स, ये अभी क्लैरिटी आएगी, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूँ जो चल रही है उनके अंदर, नए पासपोर्ट्स और नई आइडेंटिटी के साथ, ताकि उनको मोसाद हिट ना करे। कुछ लोग शायद खामोशी से कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में भी शिफ्ट हो जाएं, इधर उधर दूर जजीरों पे, आगे पीछे दाएं, बाकी ज़िंदगी जैसे होता है ना, खामोशी से वो एक डील के तहत कहीं बस उनको फ्यूचर में हिट ना करें उनकी फैमिलीज। तो ये पूरी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से हो रही हैं क्योंकि ये ट्रंप से तवक्को नहीं थी किसी को कि ट्रंप अपना बंदा भेजेगा और कहेगा वापस, ये स्टीव विटकॉफ है ना, इनको ये कहा ट्रंप ने कि वापस अच्छी खबर लेकर आना, परिंदे तू जा ओढ़, मशरक़ वस्ता अच्छी खबर लेकर आएंगे वापस। तो अब आप देखें वो गया कैसे उसने मैसेज कन्वे किया। अच्छा, विलियम बर्न्स का भी आखिरी दिन है, क्योंकि विलियम बर्न्स 4 दिन बाद तो सीआईए चीफ नहीं होंगे। ये जैसे ही ये जॉन रेडक्लिफ की हो जाती है कंफर्मेशन सेनेटर से, तो अमली तौर पे सीआईए की चीफ वो बन जाएंगे। लेकिन अभी ट्रंप की टीम भी मौजूद है और बाइडन की टीम भी मौजूद है। क्रेडिट सारा ट्रंप को जा रहा है, जो मर्जी बाइडन उछल कूद कर लें, और ये एंथनी ब्लिंकन और ये लोग जिन्होंने जंगें छिड़ी दुनिया में, ये जो लोग हैं, ये ओबामा जिसको आज तक मुझे समझ ही नहीं आया कि उस बंदे को आते ही ये नोबेल प्राइज कैसे मिल गया था। वो भी आया था, वो कदम ही रखा था, नोबेल प्राइज मिल गया था, पता नहीं किस चीज में मिला था। आज तक समझ ही नहीं आया मुझे मैंने कई लोगों से पूछा कि इसको नोबेल प्राइज कैसे मिल गया था ओबामा को, उन्हें मिल गया था, पता नहीं क्या किया था उसने आते ही। बाकी तो सारी जंगें छिड़ते रहे ये लोग, मासूम सा पप्पू जैसा मुंह बना के, कभी यूक्रेन पे चढ़ाई, कभी इधर, कभी अफगानिस्तान, कभी इराक, किया उसने, उनको भी मिला हुआ जना मौसूफ को नोबेल प्राइज। अभी जिमी कार्टर को जाने मिला, उसने एक सुलह करवाई कैम्प डेविड। ओबामा ने क्या किया था? नोबेल प्राइज आते ही मेरे ख्याल से पहले दूसरे महीने में, चौथे महीने में। अच्छा, और अच्छा अब ये आप देखें कि एक तो ये जंग नहीं है, ये कत्ले आम है। और वो जो तासुर था कि बड़ा कोई, अच्छा साथ साथ वो बयान भी दे रहे हैं हम इसराइल के साथ हैं, इसराइल के बारे में इसराइल करते करते ठुस करते जबरदस्त टोटल वो फैसला आ रहा है जनाब, कैदी रिहा होंगे।
अब हमें नहीं ओके नहीं किया मास ने फलाने की, और ओके वो पूरे अरब चैनल CNN दुनिया भर को उन्होंने कह दिया हमने ओके कर दिया, वही मुआहदा जो बाइडन ने किया था, कोई नई चीज़ नहीं है। खैर बाइडन गए थे मौसूफ और माहौल ऐसा बनाया ट्रंप ने कि ईरान पे अटैक होगा। आप देखें माहौल कैसा बनाया कि अगले चंद दिनों में ईरान पे अटैक होने वाला है। ईरान पे कोई अटैक नहीं हुआ, हमास के लोग रिहा हो गए। साथ ही लेबनान में प्रेसिडेंट भी आ गया, प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, दोनों जिनको अरब ममालिक भी चाहते हैं, अल्टीमेटली हिजबुल्लाह भी चाहती है, हिजबुल्लाह भी चाहती है। वो हिजबुल्लाह के साथ भी वो जो नवाब सलाम आए हैं वो ज़बरदस्त आदमी है। अच्छा अब जनाब इधर ये टर्की ने आज वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये छिड़खानी नहीं करेगा टर्की के साथ। ट्रंप टीम जो है ना, ये छोटी छोटी हरकतें, चालाकियाँ, उधर वो कुर्दों को सपोर्ट कर दो, उधर ये गेम डबल गेम, नहीं, ये बड़ा अच्छा। तो टर्की ने आज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा कि भाई ये, और अमेरिकन ने भी उनको ये बाइडन की चालाकियाँ थी कि उसको भी सपोर्ट करो, ये सपोर्ट करो, और ये जो ओबामा दौर में होता था ना डबल गेम्स करो छोटे छोटे ग्रुप्स को, टर्की के साथ बड़ा क्लियर है। ये तैयब उर्दोगन और ट्रंप की वैसे भी अच्छी केमिस्ट्री है, प्रेसिडेंट उर्दोगन की, उन्होंने क्लैरिटी के साथ आज कि भाई ये अगला सेटअप है, अबूरी सेटअप है, यहाँ से किसी को ख़तरा नहीं होगा, कोई टेररिज्म नहीं होगा, कोई किडनैपिंग नहीं होगी बाहर के लोगों की, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर कुर्द अगर गड़बड़ करेंगे तो टर्की और सीरिया मिलके उनका खात्मा करेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर, और जिसने पॉलिटिकल प्रोसेस में आना है वो आ जाए, ठीक है। और जो कुर्दिस्तान के लोग हैं, जो ऑटोनमस कुर्दिस्तान की, वो भी इजी हैं इसके साथ। बाकी वो जो अब्दुल्ला गुलान है उनसे भी रब्ता हो गया, पॉलिटिकल डायलॉग चल पड़ा है, और अल्लाह खैर सलाह। तो ये फिर उसके बाद थोड़ी तादाद में सही, लेकिन 25-25 बंदों का तबादला हो गया यूक्रेन, और इतनी बमबारी की है, इतनी बॉम्बिंग हुई है कल यूक्रेन पे। यूक्रेन आधे से ज़्यादा जो है वो बगैर लाइट की है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि नाम आ रहा है यूक्रेन का कई दिनों में, यूक्रेन की लाइट वाइट गायब हो गई है, ग्रिड स्टेशन उड़ गए सारे, सब कुछ गायब हो गई है, उनकी एड वेड बंद हो गई है सारी। एक मैसेज होता है ना, चला जाता है मैसेज, भाई मैसेज चला गया कि भाई हम नहीं है साथ, ख़त्म। रशिया ने धुन के रख दिया। तो 25-25 का जो तबादला हुआ है वो यूएई ने करवाया है। ये मेरा ख्याल से ये काफ़ी दफ़ा यूएई ने, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने रोल प्ले किया है दोनों के प्रिजनर स्वैप का। मुल्क बड़े ज़बरदस्त है ना ये। तो आखिर में ये हुआ है कि वो पहले तो था ना कि पुतिन शायद उधर जाए, लेकिन इन्होंने रोल प्ले किया है। तो अब जो है वो वहाँ से जो एक और मैसेज आया है उनके रहनुमा का क्रेमलिन से, वो कह रहे हैं कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया, या ब्रसेल्स ने क्या, हम नहीं, हम हो सकता है कतर या यूएई या सऊदी अरेबिया जाके ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पहली यहीं पे हो जाए, फौरी तौर पे हो जाए। ये नहीं हो सकता ये जनवरी में हो जाए, हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक में पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हो जाए। जैसी मुलाकात हुई उधर जनाब पता नहीं नेटो का क्या बनेगा, और उधर यूक्रेन का क्या बनेगा, और बाकी जगहों का क्या बनेगा। ये तेजी से तब्दील होती एक दुनिया है जिसमें इस हमारे मुल्क के जो मैन मेड हंगर गेम चल रहा है, काश हम इससे निकलें और हम देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। जी नाज़रीन वापस आते हैं चाइना में आज बड़ा अच्छा आप खोल लें। जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से एक बार फिर इंतखाबात की बात की गई है। देखें जी क्या होता है। अभी तो मैं अल्लाह करे ये भी थोड़ी देर में जी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना 3-4 जगहों पे साथ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये नेतन्याहू का दफ्तर की बातें हैं, अब ये नेतन्याहू जाने और ये ट्रंप जाने और सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कतर के जो वज़ीर आज़म और वली अहद हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं। इन्होंने जो इनका रोल है वो हम भी जानते हैं, इन्होंने कमाल का रोल प्ले किया। अच्छा आप ये देखें, किसी एक मरहले पे कतर और ईरान और यूएई
यूएई ने सारी एड, जितने मेडिकल का जो सारा था ना, मैंने खुद दुबई और अबू धाबी में हॉस्पिटल्स देखे हैं, पैलेस्टीनियंस का इलाज हो रहा था जहाँ खामोशी के साथ बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियन बच्चे, औरतें, ख़वातीन, वो यहाँ पे इनकी एयर एम्बुलेंसेस के तहत जो उनके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद और शेख राशिद, और ये सारे ये ख़ुद उनकी केयर करते, ये जो है और ज़ाहिर है रिकन्स्ट्रक्शन आ गई, ये सारा कतर डिप्लोमेसी में बहुत आगे। इजिप्ट का मसला वो सर पे कि ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर अभी अड़ा हुआ था, ये नेतन्याहू फिलाडेल्फी कॉरिडोर थोड़े दिनों में छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगा, हमास ने मनवाया है। हमास ने थोड़ा सा, इजिप्ट ये था कि पता नहीं करे ना करे ताल्लुकात, क्योंकि प्रेसिडेंट सीसी ने कह दिया था कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर ना छोड़ा तो हम जो है ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर वो हमास के थ्रू बात हुई कि जी ये तो हमास ने मनवाई है ये बात भी फिलाडेल्फी को। और सबसे बड़ी बात ये कि निज़म कॉरिडोर जो दरमियान में एक कांटा लगाया हुआ था, जो बीच में कि यहाँ फौज बैठेगी, रखवाली करेगी, वो सारी की सारी सर बाहर जाएगी, और फ़लस्तीनी जो है वो शुमाल से जनूब और जनूब से शुमाल की तरफ वो मूव करेंगे, लेकिन दरमियान में असला उनके पास नहीं होगा। हमास तैयार थी इस बात पे। देखें ये बात बहुत पहले हो गई थी कि ये दो रियासतें हल की तरफ मामला बढ़े, हमास डिसमेंटल हो जाएगी। हमास बनी, देखें जिस काम के लिए बनते हैं वो काम अगर आपके पास आ जाता है, ये मैसेज, मैं एक ज़ाती हैसियत में, मुझे नहीं पता रियासत पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है या बाकी क्या मौक़िफ़ है। अब जब आज़ादी हासिल हो गई है तो अफगानिस्तान में भी प्रॉपर गवर्नमेंट बने ना। देखिए बात ये है कि वो ये तो नहीं कह रहे ना कि यहाँ पर नुसरा की हुकूमत है ऐसा सीरिया में, भाई नाम उसको जो भी रख लें, इस्लामी, हम भी तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ इस्लाम जो है और जो जमहूरियत है वो सबको पता है, नाम तो इस्लामी जमहूरिया ही रखा हुआ है ना हमने भी, तो नाम वो इस्लामी अमारात रखें जो भी रखें, लेकिन वो उन्होंने वो फैक्टर ख़त्म कर दिया ना सीरिया में कि जी अब वहाँ पर ख़वातीन के बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं, वो जर्मन एड भी आ रही है, ये भी। ऐसा क्यों नहीं अफगानिस्तान मॉडल बनाता, जो मैं कल भी बात कर रहा था, और ऐसा मॉडल हम उनको पेश करें कि भाई ये दहशतगर्दी वगैरह ख़त्म करके आप हमारे पड़ोसी हो, हम तुम्हारे सबसे बड़े एडवोकेट हैं दुनिया में, और हम आपको अमेरिका का पैसा भी ला के देंगे, रशिया का भी, चाइना का भी, सबका, लेकिन ये ख़त्म करो कि जी बच्चियों के स्कूल नहीं होने चाहिए। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कल बात हुई है, जो ज़ाहिर है कि फ़ौज की तरफ से भी बात आई थी। तो अच्छा, एक तो ये मामला, तो अब दुआ है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करें जो कतर के वली अहद और वज़ीर ख़ारजा हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद ऐलान करें। भी हो सकता है इनके साथ जो है वो इसराइल के लोग तो नहीं खड़े करेंगे अपने साथ, लेकिन अमेरिकन शायद खड़े हो जाएं, और इजिप्शियन भी खड़े हों, और बाकी सारे मुल्क खड़े हों, और ये पूरी दुनिया की कामयाबी है। अगर ये फ़लस्तीनियों के बाद सबसे बड़ी कामयाबी है ना, एक तो ये कि मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक, इनका ये मगरिब की बहुत बड़ी कामयाबी है। जो अमेरिकन्स निकले हैं, जो यूरोप के लोग निकले हैं, जो इवन इंडिया में निकले हैं लोग, सारी पाबंदियों की, पूरी दुनिया में लोग जो इंसानियत की बात करते हैं निकले, पाकिस्तान में निकले हैं, कितनी बड़ी तादाद में निकले हैं पाकिस्तान में, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि कल जब ये बात हो रही हो तो इसकी कम से कम ये पेशरफ सामने आ जाए कि जी ये अब इतवार को होगा, कल होगा। ये मुझे पता है कि लोग अपने रिहा होके मुख्तलिफ लोग जा रहे हैं जेलों से। अच्छा, दूसरी जो चाइना के वाले से बात, चाइना में बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। देखें किसी चीज़ को हम एक आइसोलेशन में, उम्मीदवारों का मसला कल डिस्कस करेंगे उधर क्या हो रहा है, लेकिन चाइना में आज एक विजिट हुआ है एक शख्सियत का, और ये जो विजिट है ये मेरा ख्याल है इसकी अहमियत जो है ये बहुत ज़्यादा है। और ये हैं दिसा नाइके। ये दिसा नाइके जो हैं अरुणा कुमार दिसा नाइके, अरुणा से ए, कुमारा से के, और दिसा नाइके से तो उनको हम AKD कह सकते हैं शॉर्ट करके। ये श्रीलंका के सदर हैं, और ये जो है इनके बारे में एक तासुर कि ये इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, इंडिया के बहुत ख़िलाफ़ हैं, ये वो सारा, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने इंडिया का पहला दौरा किया। लेकिन आज चाइना का जो 4 रोज़ा दौरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चाइना का दौरा बड़ा जब ग्रेट हॉल में इनको जनाब प्रीमियर शी जिनपिंग ने इनको रिसीव किया। सारे जो टॉप
वहाँ पे जो ओहदेदार हैं अलग अलग इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। हाई प्रोफाइल एक स्टेट विजिट है श्रीलंका के प्रेसिडेंट का। $4 बिलियन इंडिया के डूब गए, इन्वेस्ट किए थे उन्होंने श्रीलंका पे। ठीक है, जब डिप्लोमेसी होती है उसमें करना पड़ता है, तो वो हम्बनतोता पोर्ट ना निकल जाए हाथ से। और मेरी बात अभी हो रही थी आज भी और कल भी, क्योंकि इनका दौरा 4 रोज़ का है, इस दौरे के ऊपर कंक्लूड होगा तो इस पर बात करेंगे। लेकिन ये है कि ये जो हम्बनतोता पोर्ट 99 साल, और उसके बाद जो है वो मताला एयरपोर्ट, ये अगर हम सेकंड स्लाइड दिखा सकें, ये चाइना की बड़ी यहाँ पे जो है। अच्छा, इसको हम 2 में डिवाइड कर दें ना, इंडियन बेल्ट एक तरफ कर दें, चाइनीज़ बेल्ट एक तरफ कर दें, तो सेकंड हम देखेंगे तो ज़्यादा में क्लैरिटी की नज़र आ जाएगा कि उधर चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो ब्लू है उधर इंडिया ने किया हुआ है, चाइना ने किया हुआ है, लेकिन आपको चाइना जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, एक ये कुछ जगह जो है वो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन चाइना जो है वो क्योंकि देखें जो लोकेशन है ना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि डूब गए पैसे, इंडिया ने अपनी तरफ से अच्छी, वो ऐसा नहीं हुआ कि श्रीलंका ने बिल्कुल इंडिया को खुदाफिज कर दिया, नहीं, लेकिन जो झुकाव है वो चाइना की तरफ है। बेल्ट एंड रोड का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये मैप अगर ये वाला दिखाएंगे जरा, ब्लू इससे पहले जो था, ये चाइना है। अब चाइना ने जो है वो माइनर पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, त्रिनकोमाली, पोर्ट ऑफ कोलंबो, पोर्ट ऑफ गाली, और फिर नीचे आप चले जाएं बिल्कुल जनूब में तो हम्बनतोता। अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये आपका आता है इंडो पैसिफिक, ठीक है, और ये वो है जो सिलोन जिसको एक ज़माने में कहते थे ना। अच्छा, तो श्रीलंका की एक, अच्छा उन्होंने इसको बैलेंस कर कि भाई तासुर ये ना जाए कि हम पहले चाइना को भी कोई इतराज़ नहीं, कहा ठीक है आप पहले, क्योंकि अभी वो चल रहा है ना मामला, चाइना और इंडिया की बातचीत अच्छी, और इंडिया ने अब ये देखने आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए, मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन मुश्किल दौर में ही जो क़यादतें फैसला करती हैं वही लॉन्ग टर्म काम। कि इंडिया का ये चैलेंज होगा कि इंडिया किस तरह बैलेंस करता है बिटवीन चाइना एंड रशिया, सॉरी चाइना एंड अमेरिका, ट्रंप। क्योंकि ट्रंप की जो टीम आ रही है वो किसी की, वो सिर्फ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, वो मेक इंडिया ग्रेट अगेन या मेक कनाडा ग्रेट अगेन नहीं है, या मेक अवर फ्रेंड्स ग्रेट अगेन भी नहीं है, वो अमेरिका ग्रेट अगेन टीम है। उन्होंने अपना फायदा देखना है, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे वो। अब इस पूरी पिक्चर में दुनिया के मुल्कों ने अपने मामलात को देखना है कि हमने क्या करना है, कैसे अमेरिका के साथ डील करना है, आपने हर मुल्क ने डील करना है। अमेरिका के बगैर तो दुनिया नहीं, सारा उनका सिस्टम चल रहा है ना अभी तो पैरेलल सिस्टम नहीं खड़ा हुआ, ब्रिक्स आप कहें, ये सारा तो खड़े होते थे अरसा लगे, अभी आपने चलना है उनके साथ। अब आपने ये देखना है कि आपने बैलेंस कैसे करना है, और सारे मुल्क जो आपस में इतनी खूबसूरत कोऑर्डिनेशन है, आइसोलेशन में कोई मुल्क नहीं रह रहा। माजरत, मैं किसी बात ज़्यादा नहीं इस पर करना चाह रहा, हवाई ऐसे खला में कोई नहीं घूम रहा। तुर्की सऊदी अरबिया कोऑर्डिनेशन देखें आप, इस पे सीरिया पे, तुर्की कतर देखें आप, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड की आज बात उनकी देखें, यूरोपीय यूनियन पूरी आगे आप देखें। जब करना होता है तो मुल्कों की कोऑर्डिनेशन देखें, और ईरान को भी ऑन बोर्ड लिया उन्होंने, ईरान पर अटैक नहीं होने दिया ट्रंप दौर में, बाइडेन दौर में। और हमास, जब मुल्क इकट्ठे होते हैं ना और उनकी क़यादतें स्ट्रांग होती हैं, उनको पता है यार ये हमें झूठ नहीं बोलेगा। ये तैयब उर्दोगन का जुमला है, ये MBS ने बात की है, ये MBZ ने बात की है, ये कतर के अमीर ने बात की है, कतर के वज़ीर ने, खत्म, दैट्स इट। ये ब्लिंकन टाइप कैरेक्टर, जैक सलिवन, ये मुल्क आपस में, ईरान ने बात की है, मुल्क आपस में, ये स्ट्रॉन्ग दुनिया, ये जर्मन ने बात की है। अच्छा आप देखें फ्रांस पूरी, अगर उनकी क्राइसिस ना आता, मैक्रो बड़े सीरियस थे इसमें, ये डील हो जाए किसी तरह, लेकिन मैक्रो के अपने क्राइसिस पैदा हुआ। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और ये जो लीडरशिप है ना, मैं बताऊं इसको हटाना आसान नहीं होगा। दे आर वेरी पॉपुलर। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है लेबर की, कह तो दिया ट्रंप ने, वो रिफॉर्म यूके इशू के आगे, हटाना आसान नहीं होगा। दे आर वेरी पॉपुलर, और इश्यूज हैं, इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो जस्टिन ट्रूडो की तरह ठुस। तो बात यह है कि जो स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं
स्ट्रॉन्ग लीडरशिप्स हैं, वो अपने मुल्क का भी दिफा करते हैं। ये देखें जो श्रीलंका ने बैलेंस किया, और चाइना ने भी इतराज नहीं किया, अब ठीक है इंडिया जाए पहले फिर हमारे पास आए। तो स्ट्रॉन्ग क़यादतें, स्ट्रॉन्ग मुल्क, और अंदर की बग झिक मैन मेड हंगर गेम्स का खात्मा और मुल्क आगे, ये है नई दुनिया। और दुआ भी है, ख्वाहिश भी है, हाथ जोड़ भी सकते हैं, हम इल्तिमास भी कर सकते हैं अकाबरीन से कि खुदारा ये देखें कि आसपास क्या हो रहा है और कितना दम, कितनी जान है पाकिस्तानी कौम के अंदर, ख़ास तौर पे हमारे जो मिडिल क्लास और नौजवान और हमारे बच्चे और सारे। और यहाँ पर यही नहीं समझ में आ रहा कि शार्क मछली जो है ये इंटरनेट क्यों खाती है। जी। ये अजीब बात, ये अजीब और गरीब बात है, मतलब उसका जवाब भी कोई नहीं दे रहा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इसको पकड़ के वैसे ही स्ट्रेटेजी बन सकता है, ऐसी मछलियों को पकड़ के दुश्मनों के पानियों में ना फेंक दें, उनके फाइबर खाएं। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।